तो एक सेकंड गेम ये होता है कि यार या तो अगर हम सक्सेसफुल रह गए तो जोमेटो की तरह सेकेंडरी भी आएगी और आईपीओ भी एग्जिट होगा और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। या फिर वर्स्ट केस ये होता है कि सिर्फ सेकेंडरी आएगी पर आईपीओ नहीं निकाल पाए, कंपनी डूब गई, तो इस बार तो आप कमा लोगे पर सेकंड टाइम आप मार्केट में फंडिंग उठाने जाओगे तो शायद लोग उतना बेट नहीं करेंगे। लोग वसंत विहार में ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, जोर बाग में ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, वसंत कुंज में ज्यादा प्रॉपर्टी के पैसे क्यों दे रहे हैं? जेंट्री, क्योंकि बगल का पड़ोसी भी अच्छा, मैं भी अच्छा, बगल का पड़ोसी मेरे से ऊपर तो मैं उससे सीखूंगा। मुझे अभी भी याद है बचपन में कुछ वाटर कलर्स चाहिए होते थे प्रोजेक्ट के लिए, तो 3-3 4-4 साल 5 साल तक कोई वाटर कलर नहीं दिलाते थे। फिर वो सूख जाता है पैलेट, तो फिर हम बोलते थे नहीं दिला दो, तो उन्होंने बोला कोई नहीं इसी में पानी मार के कर लो। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती थी, तो बचपन में तो बहुत ख़राब लगता था कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। मैम ने बताया कि आज का टॉपिक है बिजनेस के अराउंड, तो मैंने कहा क्या प्रिपेयर करके लेके जाएं। तो हमने कुछ 5-7 पॉइंट सुबह उठ के प्रिपेयर करे कि ये बताएंगे, अराउंड 45 मिनट्स का टाइम है। चैट जीपीटी जनरेट। फिर मैंने पहली लाइन उसके ऊपर लिखी, ये करके ही पता चलेगा। और उसके बाद आज मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इस सेशन के दौरान जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन निकल के आता है, वो आप सीधा पूछें। जैसे यार सोशल मीडिया पे तो हमारे पास जो होता है वो हम खुद ही वीडियो बना के आपको दे देते हैं। एक चीज़ जो नहीं हो पाती है वो ये है कि 1-to-1 इंटरेक्शन, और शायद एक थोड़ा पास विसिनिटी में बैठते हैं तो थोड़ा और बढ़िया लगता है। तो आपके जो क्वेरी होंगे उतना आप जितना खोदोगे उतना हम अच्छा आपसे और चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, राइट? अरे वाह, पहले ऑलरेडी एक हाथ ऊपर आ गया एक बच्चे का। हेलो श्रद्धा मैम, हेलो अमन सर। हेलो। आई एम सो एक्साइटेड, लाइक मैं कल से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के लिए, एंड लाइक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू, लाइक आई कांट इमेजिन, लाइक मैंने 12th की जो CS है, इवन तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, आई हैड माई अप्लाइड मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, सो पूरी 12th की CS जो है वो अपना कॉलेज से ही पढ़ी है, अपनी कक्षा से ही पढ़ी है। थैंक यू सो मच सर। And the thing that I want to ask is, what are your views about a commerce student who is pursuing a analytics course? Like, is it a great choice to pursue, or like if we should go to अगर data analyst complete हो गया तो उसके बाद data scientist choose करना is a better option or not? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स SRCC के हैं, और मेरे से भी भारी एक बच्चे से मैं पूछ रहा था कि आप लोगों के एस्पिरेशंस क्या हैं, अभी आप सेकंड थर्ड ईयर के अंदर हो, आगे क्या करना चाहते हो? एक बच्चे ने कहा मैं अभी UPSC का कर रहा हूँ। तो मैंने कहा गुड, गवर्नमेंट में किसी का निकलेगा तो हाई टैग वाले बच्चों के ज़्यादा चांस हैं, SRCC, स्टीफन, सिंधु, IIT, इन सारे बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी मेहनती बच्चे होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई आपके पास ऑलरेडी एक SRCC का टैग आ चुका है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि मैकेंजी या ये जो बिग 4 हैं, BCG, बेन वगैरह, इनके अंदर 2-3 साल का अनुभव लेके आप आईवी लीग्स को टारगेट कर सकते हो कि आप स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हो, हार्वर्ड से पढ़े हुए हो। तो ये जो 3 टैग आपके पास हो जाएंगे, SRCC, मैकेंजी और बाहर का स्टैनफोर्ड, ये 3 मिलके आपकी एक ऐसी प्रोफाइलिंग हो जाएगी जिसके बाद मतलब लोग आपको अपनी कंपनी के अंदर रखना चाहेंगे, और उस टैग मात्र से ही आप लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ घुमा पाओगे। समझ रहे हो? जैसे आप कभी कल को हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे थे कि एज एन इन्वेस्टर भी आप देखोगे आपके पास साल के अंदर सैकड़ों पिचेज आती हैं, तो आप उस चीज़ के व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा बेट करना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा है, आदमी देखता है अच्छा यार ये IIT से है, अच्छा यार इसको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, ये स्टैनफोर्ड से है, तो वो कहते हैं यार ये बेहतर होगा, इसने ज़्यादा मेहनत करी है, घिसा होगा तभी यहाँ पहुँचा होगा। तो एक तो ये जो टैग है ये आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है। और सेकंड जो आपने पूछा कि डेटा एनालिस्ट कैसी प्रोफाइल रहने वाली है आप लोग के लिए, तो आप SRCC से नहीं हैं आप, तो टेक रिलेटेड आपको मैम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। डेटा एनालिस्ट इन जनरल इट्स अ रियली गुड प्रोफाइल, बट टेक की डेट में, टेक के अंदर आज की डेट में वन थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ कि जिस भी प्रोफाइल को आप टारगेट कर रहे हो, ट्राई टू बी इन द टॉप एटलीस्ट 5%, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है कि जब तक आप 5% के अंदर नहीं हो तब तक आपको उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा जॉब मार्केट के अंदर। तो सारी प्रोफाइल्स अच्छी हैं, डेटा एनालिस्ट भी अच्छी है, ट्राई टू
गो फॉर द टॉप 5% एंड उसके बाद हाँ बिल्कुल जा सकते हो आप डेटा साइंस में. एंड मेरा पर्सनल जो सजेशन रहेगा, इफ़ यू वांट टू गो टूवर्ड्स डेटा साइंस इज़ टू गो टूवर्ड्स मास्टर्स ऑल्सो, क्योंकि जॉब मार्केट के अंदर मास्टर्स अगर आपके पास है तो वो डेटा साइंस की फील्ड में या फिर अगर पीएचडी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, नॉट इवन इन लाइक यूनिवर्सिटीज़ बट ऑल्सो इन कंपनीज. कॉमर्स वाले डाउट साइंस वालों के टप्पा खाएंगे, साइंस वाले कॉमर्स वालों के टप्पा खाएंगे आज के सेशन में. तो मैं एक जनरल टॉक से शुरुआत करता हूँ जो कि सबके लिए कॉमन हो. तो मैम ने आज कहा कि भाई बिजनेस रिलेटेड कुछ कॉन्क्लेव है, कुछ वैसी बातें करो. तो मैंने कहा कुछ हम जो रोज़ बात करते हैं उनमें से कुछ निकालते हैं. जैसे बाइजू की स्टोरी आप सब ने सुनी होगी, राइट? हर दिन इतना मीडिया बेचारा तो नहीं मैं शब्द यूज़ करूँगा चलो, पर इतना मीडिया आप रोज़ इकोनॉमिक टाइम्स निकाल के देख लो, ब्लू लाइन निकाल के देख लो, हर दिन आर्टिकल रहते हैं कि भाई क्या नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, सैलरी गई नहीं गई, हाँ ये चीज़ हुई नहीं हुई, बोर्ड से निकाल रहे नहीं निकाल रहे, हर चीज़ को बड़ा ट्रैक किया जा रहा है. तो आप हाथ खड़ा करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि बायजूस एक सक्सेसफुल था, तो आप हाथ नीचे रख लो. और आपको लगता है बायजूस सक्सेसफुल एज अ कंपनी नहीं था, तो आप हाथ खड़े कर लो. आप में से कितनों को लगता है कि बायजूस, क्वेश्चन समझ में आया, उल्टे हो गए? नहीं आया ना आपको? नहीं. इफ यू फील बायजू वॉज अ सक्सेसफुल कंपनी देन यू कैन रेज योर हैंड्स. एंड ठीक है, अब हो क्या रहा है कि लोग सोच रहे हैं जैसे कंपनी चाहे सक्सेसफुल हो ना हो, वो एक अलग चीज़ पे पर्सपेक्टिव होता है, पर यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंडिविजुअल को देखोगे, इंडिविजुअल जो उस व्यक्ति की फैमिली है दैट हैज़ ऑलरेडी मेड एन एग्जिट ऑफ अराउंड $400 million. तो बायजूस चाहे अप जाए, बायजूस चाहे डाउन जाए, उसका जो फाउंडर है वो ऑलरेडी 3,000 करोड़ का एग्जिट ले चुका है. सिमिलरली किसी ने मेरे से कहा, एक बच्चा था, हमारे पास डाउट आते हैं कि इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ जोमेटो. देखो कई बार क्या होता है, मम्मी मुझे ऐसी, आप सबकी मदर्स भी कहती होंगी, न्यूज़पेपर रील्स काफ़ी चलती हैं कि यार इस बेचारे के साथ ये हो गया, कोई और कैटेगरी में कोई पॉलिटिशियन था. तो मैंने कहा मम्मी जितना पैसा आपने अपने जीवन में देखा है उससे वो कई ज़्यादा हाई लेवल पे है. हमें किसके लिए सिंपैथेटिक होने के लिए पहले उस लेवल पर तक हम पहुँचे. एक होता है मीडिया ड्रिवन कोई चीज़, एक होता है कि रियलिटी में क्या चीज़ हो रही है. किसी ने कहा कि भाई जोमेटो के जो फाउंडर हैं वो सैलरी डिराइव नहीं कर रहे, पर अगर आप उनकी स्टडी करोगे जर्नी तो आपको ये पता चलेगा 18 राउंड हो चुके हैं 2008 से, और जितने भी बड़े राउंड्स हुए उन हर राउंड के बाद व्यक्ति है कि गाड़ी कैसे ले पाता है. या आप काफ़ी लोगों ने शायद दोगलापन जो किताब है वो पढ़ी होगी अशनीर की, तो उसमें आपने देखा होगा वो हर सेकेंडरी राउंड के बाद कैसे एक सेकेंड हैंड गाड़ी आ रही है. तो वहाँ पर गेम क्या चल रहा है, आप तो वो स्मार्ट हो टॉप 1.1% स्टूडेंट्स जो कि इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि दो प्रकार के गेम खेले जाते हैं बिजनेस के अंदर. एक होता है हमारा ट्रेडिशनल, जो पहले कहते थे बनियों का गेम है, जैन गुप्ता अग्रवाल जिसमें बहुत टॉप है, कि भाई आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी पे एक्सपैंड करते हो. आपका गोल ये नहीं है कि मेरे को 5 साल में सितारे चांद तोड़ के लाने हैं, आपका गोल ये होता है कि यार अगले 15-20 साल के अंदर मेरे को धीरे धीरे चीज़ बनानी है. इनफैक्ट गुजरात में बोला जाता है कि यार 1000 दिन तक तो देखना नहीं है, 3 साल का वहाँ कुछ रूल बताते हैं कि यार अभी तो चीज़ बढ़ने में टाइम लगेगा. तो एक तो होता है प्रॉफिटेबिलिटी का रूट, जिसे आज के दिन बूटस्ट्रैप बोल दिया जाता है. एक दूसरा रूट और होता है, वो होता है कि यार आप फंडिंग कितनी रेस कर पाते हो, एक बड़ा प्रॉब्लम उठाते हो. जैसे जोमेटो इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आपके चाहे ओयो हो गया वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ओला हो गया, उबर हो गया, ये सारे इतने बड़े प्रॉब्लम हैं जिनमें फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होता है मार्केट शेयर करने के लिए. पर जितना बड़े फंडिंग राउंड उठता है, मान लो $150 मिलियन का फंडिंग उठा, तो उसमें सीधा बताया जाता है $130 मिलियन का यार हमारा प्राइमरी होगा और $20 मिलियन का सेकेंडरी होगा. सेकेंडरी का अर्थ क्या होता है आपको पता ही होगा, आप ऑलरेडी सब पढ़े लिखे बच्चे हैं. सेकेंडरी का अर्थ यह है कि वो पैसा प्रमोटर्स मतलब फाउंडर्स और एंजल इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो एक सेकंड गेम ये होता है कि यार या तो अगर हम सक्सेसफुल रह गए तो जोमेटो की तरह सेकेंडरी भी आएगी और आईपीओ भी एग्जिट होगा और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी. या फिर वर्स्ट केस ये होता है कि सिर्फ सेकेंडरी आएगी पर आईपीओ नहीं निकाल पाए, कंपनी डूब गई, तो इस बार तो आप कमा लोगे, पर सेकेंड टाइम आप मार्केट में फंडिंग उठाने जाओगे तो शायद लोग उतना बेट नहीं करेंगे. वीवर्क की अगर आप बात करोगे, $40 बिलियन की वैल्यूएशन थी उस कंपनी की, और वो कंपनी कहाँ डूब गई. तो कितना इन्वेस्टर का पैसा उसके अंदर डला था. पर उस हर एक राउंड के अंदर, जैसे एबीसी तो छोटे हुए, पर डी राउंड, ई राउंड, एफ के अंदर आपके जो सेकेंडरीज होते हैं 20-20, 40-40, 50, वो 10% ही. आप $300 मिलियन का कोई राउंड उठा रहे हैं तो 25 मिलियन की भी ले रहा है. 8% व्यक्ति कहते हैं 92% तो कंपनी में डाल रहा हूँ, 8% ही सेकेंडरी है, पर उस 8% में ही बार बार गेम हो जाते हैं. तो ये दो तरीके के हैं जो अभी इंडिया में चल रहे हैं बिजनेस के. पर इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वीसी स्मार्ट हो गए.
एक चीज थी जो आप 2014 से लेकर 2020-21 तक कर सकते थे। अब वीसी भी कहता है कि यार अगर फाउंडर ही एग्जिट लेके चला गया तो उसमें भूख कहाँ रहेगी, उसने ही अपने 30-40-50 करोड़ निकाल लिए तो कंपनी तो वो बड़ा कर नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो यार ए के बाद बी, बी के बाद सी में पूरे पिछले इन्वेस्टर की एग्जिट होती जाती है और लास्ट में आईपीओ में सबका एग्जिट किया जाता है। तो अब इन्वेस्टर्स हैं जो वीसीज हैं वो भी थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं, वो कहते हैं हम यार ज़्यादा कंफर्ट नहीं देंगे, इतना दे देंगे कि घर चल जाए, एक घर ले लो, एक छोटी गाड़ी ले लो, पर इतना नहीं देना चाहते कि यार व्यक्ति का ध्यान उससे हटके कहे चलो ठीक है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, काफ़ी सेकेंडरी हो गई। तो दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है, यू आर द पर्सन जिसके पास टैग है। और टैग ऐसा नहीं है कि बिना टैग वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बिना टैग वाला बूटस्ट्रैप के माध्यम से चीज़ निकाल सकता है, बिना टैग वाले आपको कई सारे ऐसे फाउंडर्स मिल जाएंगे जिन्होंने यूनिकॉर्न बनाया है। पर एट द सेम टाइम आपके पास एक थोड़ा सा जो एज ये है कि, या फिर जितने भी आप चाहे IITians ले लें इन सब के पास, कि यार आपकी फेस वैल्यू पे आपके फंडिंग राउंड एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसके पास वो टैग नहीं है, थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि 11वीं-12वीं में आपने ज़्यादा घिसाया था। तो ये 2 रूट हैं, और चाहे आप जिस भी रूट से जाएं आपको यार 8-10 साल उसके अंदर लगेंगे। कुछ रेलिवेंट, कुछ उपवादों की बात नहीं करेंगे, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, कोई ये मत बोलना किसी ने बिटकॉइन में लगाए थे 3 साल में अमीर हो गया। पर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जब आप किसी चीज़ के अंदर घुसते हैं, जब हम अपने कॉलेज के अंदर थे यार, हमारी एज क्या होती है 18, 19, 20 होती है, तो यूँ लगता है यार चीज़ें बड़ी जल्दी निकल रही हैं और कई लोग बहुत आगे तो नहीं पहुँच गए हैं, मुझे बड़ी जल्दी करना है। पहले शुरुआत में लोगों का रिटायरमेंट प्लान होता था 60-65 पे, फिर वो एकदम से आया कि यार 40-45, अब लोग कहते हैं 30s के अंदर चाहिए रिटायरमेंट, कैसे ये चीज़ नंबर अचीव किया जाए। तो वहाँ क्या है, हमने एस्पिरेशंस अपनी इतनी ज़्यादा उठा ली हैं और आप कितना भी काम कर लो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ गाड़ी में और बैठे हुए थे, तो एक रील चल रही थी कि इफ़ यू वांट टू ओन अ पोर्शे, एक गाड़ी आती है आपकी पॉश करके, तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए बाय द फॉर्मूला ऑफ 24/10, और मैंने माथा पकड़ लिया। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो आज के दिन कंज्यूमर जो आपका है वो पूरे टाइम यार इंटरनेट पे एक नया एडिक्शन आ चुका है। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट के 5-6 घंटे वहाँ लगते हैं। तो मैम भी अंदर हम बैठे थे तो आपके काफ़ी कुछ बहुत प्यारे फैकल्टीज़ बैठे हुए थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेनजी। इनफैक्ट बाहर मेरा एक इंटरव्यू भी रखा गया, कोई चैनल था OTT न्यूज़ का न्यू, तो उन्होंने कहा कि एक आपका पहले बाहर घास पे इंटरव्यू रखेंगे। तो उन्होंने पूछा आपको क्या लगता है जेनजी का वर्क कल्चर कैसा है। मैंने कहा मैं खुद जेनजी हूँ, मुझसे क्या पूछ रहे हो, या ये तो किसी और से पूछो। पर हर जो जनरेशन नहीं आती है वो स्मार्टर होती है अपनी पिछली जनरेशन से। क्यों? क्योंकि उसने पिछले वाली को देख लिया। हमने अपने माँ बाप को देख लिया भाई, लड़ लड़ के कर करके संघर्ष कर करके हमें स्कूल पढ़ाया, फिर कॉलेज पढ़ाया, खुद बाहर कहीं घूमने जा नहीं पाए। तो अब आज की जनरेशन बच्चा करने से भी डरती है और साथ में ये सोचती है यार और छोड़ो, हमें पहले अपनी लाइफ जीनी है, पहले वर्ल्ड घूम के आते हैं। ये होता है नहीं होता? आज की हमारी एस्पिरेशंस है नहीं है कि यार कहीं हम अपनी मम्मी पापा की तरह, मम्मी किचन में रह गई, पापा 9 to 5, 9 to 10 की जॉब में रह गए और कहीं पूरी लाइफ ऐसे ना निकल गई। तो हमेशा जो नई जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन की मिस्टेक से सीखती है। बस रूल यहाँ पे ये है कि जो टॉप 1% है वो खींच जाएगा, जो टॉप 1% है वो तो सारा इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन को लेवरेज कर जाएगा, बचा हुआ जो 98% है वो उस इंटरनेट पे चिपक के अपना टाइम वेस्ट सारा कर देगा। तो अगर आपके सामने एक ऐसी फीड आ रही है जो आपने सर्च नहीं करी थी पर आपको जबरदस्ती वो पॉश गाड़ी का दिख रहा है, आपने सर्च नहीं करी पर आपको दिख रहा है, तो आप कंज्यूमर हो गए। और आपने सर्च किया था कि GST रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और फिर आपको कोई चीज मिल रही है, तो आप यूजर हो गए। समझ रहे हो? तो इन दोनों चीजों में अंतर रखते हुए आप जबरदस्त कर सकते हो। एक आपने अभी पॉइंट मेंशन किया था सर, अब इसमें से कुछ भी हम कहीं भी डाल नहीं सकते। तो ठीक नहीं, डेफिनेटली मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, एक पॉइंट आप दोनों ने मेंशन किया था, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, और कई सारे यहाँ पे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि इस चीज़ को भी काफ़ी मद्देनज़र में रखते होंगे कि अगर इफ इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है तो कब हमें इनोवेट करना है। या फिर हम अपनी कक्षा की बात करें तो आपने भी कई सारे लेवल्स डाले इनोवेशन के। कोविड एक ऐसा दौरान रहा है कि जहाँ पे आप लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, तो वो कैसे एक एंटरप्रेन्योर पहचान पाता है कि अपने अपने बिजनेस में या अपने स्टार्टअप में हमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है? व्हाट डू यू फील, बोथ ऑफ यू? श्रद्धा मैम। तो श्रद्धा मैम आपको अपना कॉलेज के बारे में बता पाएंगे बिकॉज वो उसको रन करते हैं। देखो मेरे को एक चीज़ ये पता चला था, लाइक हम कैसे ग्रो हुए। हम स्टार्ट हुए थे अमन दत्तरवाल चैनल के साथ, और फिर धीरे धीरे बच्चों ने कहा कि सिर्फ नोट्स वगैरह ये मत दो। पहले वो उस चैनल पे हम सिर्फ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो मेरे से बन पाता था उतना मैं देता था। तो किसी ने कहा टीचर्स भी लेकर आओ, तो फिर उससे जन्म हुआ अपनी कक्षा का।
फिर आप बच्चे बड़े जल्दी होते जाते हो, तो वो 11th-12th से पास होकर कॉलेज में आ गया। मेजॉरिटी बच्चा साइंस का था, तो वो कह रहा अब इंजीनियरिंग पढ़ाओ। अब मेरा बीटेक बैकग्राउंड था तो वो रिलेट हो गए। मान लो मैं कॉमर्स से होता तो कॉमर्स का पढ़ाना स्टार्ट कर देता। मेरा बीटेक था तो मैंने क्या करा, अब क्या करें यार, कोडिंग पढ़ानी पड़ेगी। तो कोडिंग से फिर अपना कॉलेज का जन्म हो गया। अब हमारा बच्चा अपना कॉलेज से भी, वो कॉलेज पास आउट होता जा रहा है। अब हमारा नया टेंशन है, अब क्या नया करें। तो एक चीज हमें एक और समझ में आई कि जिस भी चीज के अंदर आप घुसो, आप दो नावों को कभी भी चलाने में बहुत एफर्ट पड़ेंगे। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव हुआ। हमने शुरुआत में 5-6 चैनल स्टार्ट किए, फिर हमें पता चला कि यार काम आप एक पे ही कर सकते हो, आप दो पे भी करोगे तो आपकी एनर्जी बट जाएगी। तो हमने उस गोल को आइडेंटिफाई किया कि हमारे लिए वो गोल अपना कॉलेज है, तो इसके ऊपर टोटल हम अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। सेकेंड चीज मुझे ये पता चली, काम वो करो जिसमें आपका कंट्रोल हो। हमें ये पता चला अपना कॉलेज के अंदर हम टीचर्स हैं, हम पढ़ा सकते हैं, तो हमारी क्लास तो कहीं मिस नहीं होगी। पर एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें 15 टीचर्स को कंट्रोल करना है इतनी छोटी एज के अंदर, वहाँ मेरा कंट्रोल डगमगा सकता है। तो वो मेरा दूसरा अनुभव आया। इसी से एक और टॉपिक आया कि आप जब अभी 19, 20, 21 साल के हो, हमें यार जब हम छोटे होते हैं तो कोई 40 साल का व्यक्ति आपके नीचे जॉब नहीं करना चाहेगा। आप चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि मैं किसी को भी एम्प्लॉय करने जाता था तो मेरी एज ब्रैकेट में अगर कोई है 2, 3, 4 साल ऊपर नीचे, वहां तक तो बात बन जाती थी। पर अगर मैं 22 का हूं और जिसको मैं जॉब दे रहा हूं वो 32 का है, तो बड़ा एक वो डायनेमिक्स आ जाते थे। तो वहां से काम निकलवाना बड़ा, वो अगला क्या सोचता है, इसको तो अभी दुनिया देखनी है, और हम सोचते हैं यार काम कैसे निकलवाएं। और उस पर्टिकुलर एज में वो काम करने वाले व्यक्ति कम होते हैं। पर यंग एज की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है, तो ये एक थोड़े से आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे, पर इसके लिए कोई बात नहीं। यंग रहना एक बहुत अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप क्या है, अगर जल्दी स्टार्ट करोगे, कल मैं और श्रद्धा मैम डिस्कस कर रहे थे, मतलब यार यही लेसन हैं कुछ लोग शायद 40 की एज में पता चलते हैं। तो कितना अच्छा होगा अगर वो चीज़ आपको 20-25 में पता चल जाए, तो आप 15 साल एडवांस हो गए। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी सारी चीज़ें उस हिसाब से कर सकते हो। और अगर आप ये देखोगे ना, बहुत सारे लोगों की सुनना भी बहुत खराब होती है। जैसे आज हमने कुछ बात कर ली, 10 बातें हुई, उनमें से आपको लगता है कि यार ये 2 ही मेरे काम की हैं, तो वो 2 ही पकड़ो और उस पर भी अपना दिमाग लगाओ, मेरे काम की हैं या नहीं। हो सकता है आप में से कोई ऑलरेडी ऐसा हो जिसके पापा के पास अच्छा बिल्ट अप बिजनेस है, तो मैं जितनी भी बातें बोलने वाला हूं उनमें से कम रिलेट हो पाएंगी। समझ रहे हो? तो आपको अपनी पोजीशन के अंदर वो चीज अकॉर्डिंगली लगानी है। और जितना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाओगे, उतना आप करियर में इवेंचुअली बोल्ड डिसीजन ले पाओगे, उतना आप अच्छी। तो ध्यान हमारा शुरुआत के 20s के अंदर अपने मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मीम्स भी बहुत बनते हैं, फिर 10th में कहाँ पढ़ो, फिर 12th में कहाँ पढ़ो, फिर कॉलेज में कहाँ पढ़ो, अब जॉब में कह रहे हैं काम करो। क्योंकि रियलिटी ही है, या तो पापा के पास 1000 करोड़ होने चाहिए थे, फिर कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब वो हमारे पास है नहीं। आप ये देखो ना, इंडिया इतना डाइवर्स मार्केट है, आप किसी भी स्टार्टअप को देखना, यहाँ पे हम सब, अब ये मैम आपको बताएंगी, मैं ही ज्यादा बोलता ना रह जाऊं, नेक्स्ट मैम को ही करना पड़ेगा। हम जब छोटे हुआ करते थे, आप में से, मैं ये आपका ले जाऊंगा नहीं तो छोड़ो, हम सब उस बैकग्राउंड से आए हैं यार। आप में से कुछ होंगे जो शायद आपकी मम्मियाँ ऑटो के पैसे बचाने के लिए कहती थी यार 1 किलोमीटर चल ले, मेरी मम्मी कहा करती थी। आप में से कुछ होंगे जो कि शायद काली वाले जो रफ को नोटबुक आते थे उसको यूज़ करते थे क्योंकि क्लासमेट वाली महंगी आती थी। इसी प्रकार से कोई ग्रीन बस में जाता होगा क्योंकि रेड वाली महंगी आती थी। मेट्रो यूज़ करते थे क्योंकि ऊबर महंगी आती है। ये सारे हम सब क्या हैं, मिडिल क्लास से आए हैं, और मेजॉरिटी लोअर मिडिल क्लास से आए हैं। तो इंडिया अभी एक डेवलपिंग नेशन है, हम सबके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो इसलिए जब भी कोई नया कंपनी आता है और कहता है पैसे दो, तो हम नहीं दे पाते हैं। पर क्योंकि पैसे कम हैं, हम अपने आप को जितना है उससे बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो जैसे ही मर्सिडीज आएगी, पैसे ज्यादा लगाएंगे, बड़े घर पे लगाएंगे, शो ऑफ बाजी पे ज्यादा पैसा लगेगा, नाइकी के जूते पे पैसा लगेगा, साथ में गुची की शर्ट, भाई ये 400 रुपए की शर्ट है, 400 की नहीं है पर चलो मतलब 400 रुपए का इसमें कपड़ा लगा, गुची वाला 2 लाख में क्या दे रहा है, पर इंडियन ले लेगा, इससे मैं अमीर दिखेगा, चाहे हो नहीं तो दिखाने वाली जगह पे आदमी ईएमआई भी चढ़ाएगा। लैपटॉप लेना है ईएमआई पे, चलो लैपटॉप तो नीड है स्टूडेंट की, आईफोन लेना है ईएमआई पे, उसकी तो नीड नहीं थी, अनटिल अनलेस आपका कुछ काम ही कैमरा वगैरह का था। तो इंडियन मार्केट एक ऐसा है कि अगर आप उसे कहोगे यार ये जो तू दूध पी रहा है ना, जो थैली वाला, ये अच्छा नहीं है, ये ऑर्गेनिक दूध है, ये 60 रुपए की जगह तेरे को 100 रुपए में मिलेगा, कहेगा नहीं दूंगा 40 रुपए फालतू, मैं 1 लीटर ही कंज्यूम करता हूँ एज एन इंडिविजुअल, पर मैं 40 रुपए फालतू नहीं दूंगा क्योंकि वो 30 से मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा नंबर बन गया, मैं नहीं दूंगा। पर वहीं आप उसे कहोगे कि 10,000 रुपए इस जूते के ऊपर लगाने, वो कहेगा मैं दूंगा। तो दिस इज इंडियन मार्केट, हमारे पास पैसे कम है तो हम चीज पे पैसा कम लगाना चाहते हैं, पर जिस चीज से हमें लगे कि इससे हम बड़े दिख सकते हैं, क्योंकि हमें समाज में इज्जत ही उसे। कॉलेज में क्या होता है, हम किसी यूं नहीं देखते, सारे आप वैसे तो टॉपर्स ही हो, पर आदमी यूं नहीं देखता इसके 60 नंबर हैं तो मैं इसको दोस्त नहीं बनाऊंगा, वो कहता है यार सारे दोस्त हैं, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये मेरे पीजी में रहता है, ये मेरे हॉस्टल में रहता है, ये मेरे क्लास में रहता है, सारे लोग दोस्त बन जाते हो। पर जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आओगे
तो वहां क्या होगा, आदमी हमेशा यूं देखता है मेरे से ऊपर कौन है उसको दोस्त बनाऊं, मेरे से ऊपर कौन है उसमें दोस्त बनाऊं, तभी पिरामिड बनाए। अरे हाँ या ना? ऊपर का 1% हंगर बहुत जरूरी है। किसी का हंगर होता है जो कहता है कि यार जॉब पे हंगर सेटिस्फेक्शन हो गया, किसी का होता है सिर्फ यहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इस नंबर पे हुआ, किसी का उस पे भी नहीं होता कुछ, तो ऐसे एक ऊपर लोग ऊपर जाते रहते हैं। तो मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था, आगे हम चलते चले गए। तो बिजनेस के ऊपर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द इंडियन मार्केट, कि आप उन्हें काम का कोई चीज दोगे तो वहां पे आदमी, पर आप शो ऑफ की कोई चीज दोगे जिससे बड़ा, तो वहां पैसा ज्यादा निकलेगा। ये सबका माइंडसेट है, इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को समाज में इज्जत चाहिए, तो वो कैसे ढूंढे। कल हम गए थे, पर वो एग्जाम्पल बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं गया था गोल्फ लिंक के अंदर, लगभग दिल्ली एनसीआर के सबसे महंगे घर है वहाँ पे, कमेलियाज है, मंगोलियाज, रालियाज। तो मैं गया, मैंने कहा प्रॉपर्टी दिखाओ, क्या कर सकते हैं यहाँ, क्या ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कौन कौन रहता है, तो उन्होंने कहा सारे शार्क्स रहते हैं यहाँ पे, ये रहते हैं, इरोस के मालिक रहते हैं, फलान ढिमकाना से। अब हम हमेशा लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, मैं देख रहा हूँ यार मतलब क्या है, ईंट मतलब जैसे आदमी नहीं सोचता कि यार ये शर्ट तो 1000 रुपए में मिल रही है, ये 2 लाख में क्या दे रहे हैं गुची में। वहां पे वही बिल्डिंग है, वही सब कुछ 30 मंजिला लगी हुई है, हाँ आगे थोड़ा गोल्फ कोर्स वगैरह सब फ्री। जेंट्री लोग वसंत विहार में ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, जोरबाग में ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, वसंत कुंज में ज्यादा प्रॉपर्टी के पैसे क्यों दे रहे हैं, जेंट्री, क्योंकि बगल का पड़ोसी भी अच्छा, मैं भी अच्छा, बगल का पड़ोसी मेरे से ऊपर तो मैं उससे सीखूंगा। समझ रहे हो, लोग देखना चाहते हैं। किसी ने मुझे कहा था, मैं जाके पूछता रहता हूँ, जो भी मेरे को बुजुर्ग मिलते हैं, कोशिश करता हूँ कि मेरे से 15-20 साल जो ऊपर है उनसे बात करें, क्योंकि वो आपको अनुभव देंगे। तो वो कहते हैं अमन ड्रेस और एड्रेस बहुत मैटर करता है। वो रियल स्टेट के अंदर काम करते थे, तो क्लाइंट फेसिंग जॉब है तो ड्रेस तो डेफिनेटली काम करेगा। उन्होंने कहा था अमन मैं 22-23 साल की उम्र में था, तब मैंने मर्सिडीज ले ली थी, बल्कि मेरे पास मर्सिडीज के पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा आप ऐसा एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हो, तो लाइबिलिटी है। बोला मेरे केस में लाइबिलिटी नहीं है, मेरे केस में एसेट है। अब मेरे को किसी को 5 एकड़ बेचने हैं, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे मर्सिडीज दिखती है तो लगता है ना कि यार ब्रोकर जिम्मेदार आदमी है। अब वहीं मैं ऑल्टो में जाऊं तो वो कहेगा यार ये क्या करोड़ों के काम कराएगा। तो कहीं पे वो चीज आपकी एसेट बन रही है। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ड्रेस और एड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कल को किसी के बच्चे होते हैं, वो बर्थडे पार्टी नहीं होती, तो छोटे बच्चे, आजकल कल्चर चल गया, हमारे यहाँ पे सोसाइटी के बुलाते थे, अब स्कूल के बच्चे आपस में बुलाते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अमन एक है कि मेरे को ये एक और थे, सो दिस इज अ पर्सन हु इज लिविंग इन वसंत कुंज इन सी ब्लॉक। तो इन्होंने कहा अमन अगर मेरी बच्ची है, अब किसी का उसका दोस्त कहता है कि फलाना एड्रेस पे, तो मैं एड्रेस से जज करता हूँ कि यार वो एरिया पे अपने बच्चे को भेजूँ ना भेजूँ, सेफ है नहीं है। तो हर आदमी कॉलेज के बाद जैसे ही आप प्रोफेशनल में आओगे, लोग एक जजमेंटल लेंस ले लेते हैं, और उसी के कारण हम इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड ज़्यादा करते हैं। तो ये मार्केट का आपको एक ऑब्जर्वेशन, डिपेंडिंग अपॉन आप किस डायरेक्शन के अंदर अपना बिजनेस वेंचर खोलना चाहते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पे सेगमेंट रखा है, मैं उसको बाद में टच करना चाहूँगी। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने अपने पढ़ाई का, अपने पूरा सेटअप बचपन का बताया था, कि जहाँ पे आपने अपना बचपन बताया, एक पटले पे आपने पढ़ाई करते थे, आप ऐसे रखते थे टेबल के बीच में। और जिसने नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए, बहुत इंस्पायरिंग और बहुत मोटिवेटिंग वीडियो है वो। तो इतना अगर साधारण जीवन रहता है बचपन में तो ज़्यादा बड़ा नहीं सोच पाते हैं, और आप बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आप माइलस्टोन्स अचीव कर रही हैं। तो बचपन में आपने ध्यान रखा था कि माइक्रोसॉफ्ट फोड़ना है, और अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा करी जीवन में, कैसे कैसे आपने सोचा? और इसमें यही मैं जानना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप आपने कैसे बैलेंस करी, प्लीज़ बताइए। So I was born and brought up in a village in Haryana called नाथुपुर। तो बचपन में मतलब नॉर्मल सा ही बचपन होता था, गांव में रहते थे, पर जैसे गांव में ठीक है शांति है, खुशी है, सारी चीज़ें मिलती हैं, पर इंस्पिरेशन उतनी ज़्यादा आपको दिख नहीं पाती। तो जनरली जितनी भी इंस्पिरेशन मिलती थी वो या तो यूजुअली बुक्स पढ़ के किसी के बारे में, बिकॉज इट वाज प्री सोशल मीडिया, इट वाज प्री इंटरनेट, तब ओपेरा मिनी में चीज़ें सर्च होती थी, तब साइबर कैफ़े जाके हम फॉर्म भरा करते थे। तो जितनी चीज़ें दिखती थी या तो बुक्स में या टीवी में कोई शो आ गया, तो मैं इंग्लिश शोज़ मुझे देखना बहुत पसंद था। आई यूज़ टू वॉच हाउस एमडी। तो वहाँ से ऐसे धीरे धीरे थोड़ा फैसिनेशन आया कि अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी डेवलप हुई अंदर, एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू टेक नीट कोचिंग। अब शुरुआत नीट से की थी, देन आई शिफ्टेड टू जेई फॉर इंजीनियरिंग। अब बचपन से एक चीज़ जो शायद उस टाइम पे बहुत ख़राब लगती थी, बट आज मुझे लगता है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल जिस चीज़ ने प्ले किया, दैट वाज बीइंग फ्रूगल।
मम्मी पापा ने हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों को ऐसे बड़ा किया था जैसे हम बहुत ही गरीब हैं। मतलब द ओनली थिंग दे डिसाइडेड टू स्पेंड ऑन वाज फूड एंड एजुकेशन। उसमें कभी कोई कमी नहीं की, पर बाकी चीज़ों में सिर्फ नेसेसरी चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। मुझे अभी भी याद है बचपन में कुछ वाटर कलर्स चाहिए होते थे प्रोजेक्ट के लिए, तो 3-3 4-4 साल 5 साल तक कोई वाटर कलर नहीं दिलाते थे। फिर वो सूख जाता है पैलेट, तो फिर हम बोलते थे नहीं दिला दो, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, इसी में पानी मार के कर लो। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती थी। तो बचपन में तो बहुत ख़राब लगता था कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। एंड बट वही चीज़ है एसेंशली जो आपको इंस्पायर करती है कि ठीक है, मेरी करंट सिचुएशन में अभी मुझे कुछ लैकिंग कर रहा है, तो मैं भी कुछ जाके करूं। क्योंकि अगर आपको सेटिस्फैक्शन आ गया, अगर आपको ये फील हुआ कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी जगह हूँ, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, अब मैं मस्त, मैंने कर रखा है सब कुछ, तो आपके अंदर से कुछ आएगा ही नहीं। यू वोंट हैव द ड्राइव, यू वोंट हैव द हंगर टू डू एनीथिंग। तो एक हंगर होनी चाहिए ना खाना खाने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो वो ज़रूरी है। एंड वो उस टाइम पे ख़राब लगती थी, बट शायद उसी की दैट वाज द ड्राइविंग फैक्टर कि चलो कुछ लाइफ में करना है तो मेहनत कर लेंगे। क्योंकि वो अगर नहीं होता तो नहीं हो पाती जेई की पढ़ाई। आई स्टिल रिमेंबर जेई के अंदर इंजीनियरिंग की हम कोचिंग करने आती थी मैं, तो मैं हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर पे मेरा स्कूल होता था, फिर वहाँ से ट्रैवल करते हुए पीतमपुरा कोहाट तक मैं आती थी। सुबह स्कूल जाती थी 2:30 बजे से, फिर सीधा कोचिंग जाती थी। रात में 9-10 बजे आई यूज़ टू रीच बैक माई होम। एंड उस टाइम पे बहुत ऐसा मन करता था, मतलब 11th-12th का बच्चा, उसको पूरा दिन पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ घुसा रहे हैं, फॉर्मूले कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो तब तो बहुत मन करता था कि क्विट कर दें। मतलब ऐसा लगता था गांव में कोई एग्जाम्पल नहीं दिखते थे, कोई इंजीनियर कुछ नहीं होता था, तो फील होता था कि ठीक है क्विट कर देते हैं, ये हमसे नहीं होगा। बट मतलब अगर आप कभी ठहर के देखो, अपने पेरेंट्स को आप कभी ठहर के देखो, तो आपको फील होता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आपका सारा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एंड द एसेंशियल थिंग इज आपके पेरेंट्स अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, आपके लिए कर रहे होते हैं। ये चीज़ समझने में कई बार एज अ स्टूडेंट हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जनरली स्टूडेंट्स को कॉलेज का जब लास्ट ईयर आता है ना, जब खुद प्लेसमेंट लेने की बात आती है, खुद इंटर्नशिप लेने की बात आती है एंड लगती नहीं है, तब वो चीज़ थोड़ी सी समझ में आनी स्टार्ट होती है। बट जितना जल्दी हम वो चीज़ समझ जाएं कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे पीछे कितनी सारी रिसोर्सेज, कितनी सारी बैकिंग, कितनी होप, सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, और वो जब सोच रहे हैं, उनका जब बिलीफ है हमारे ऊपर कि हम कुछ करने लायक हैं, तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे कि हम कुछ करने लायक हैं, हम तो करें अपने लिए, वो तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट अपनी तरफ तो हो। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड ड्राइविंग फैक्टर लुकिंग एट माई पेरेंट्स। एंड दे आर वेरी नॉर्मल गाँव टाइप पेरेंट्स, उन्हें नहीं पता था माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी माइक्रोसॉफ्ट में, आई हैड टू गो टू हैदराबाद। तो हैदराबाद में 2 महीने इंटर्नशिप करने जाना था, तो आई टोल्ड माई फादर कि ऐसे ऐसे इंटर्नशिप ऑफर आया है। एंड पहले तो उन्हें लगा क्या है माइक्रोसॉफ्ट, फिर उन्होंने बोला बेटा ये स्कैम तो नहीं है, नकली तो नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें समझाया नहीं पापा, गूगल जैसे गूगल देखते हैं ना, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वैसी एक कंपनी है, वैसा ही कुछ कराती, क्योंकि गूगल सुना हुआ था। उसके बाद उन्होंने बोला छोड़ो ना बेटा, हैदराबाद कितनी दूर है, इधर ही सोनीपत में आसपास कुछ देख लो, यहाँ भी बहुत कंपनी मिल जाएंगी। बट वो फिर आपको धीरे धीरे आप पेरेंट्स को बताते हो, तो वो भी समझते हैं, वो भी मतलब आपको जब अच्छा करते हुए देखते हैं। तो yes, I think that was it. डेफिनेटली वंडरफुल इट वाज। अमन सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मेंशन करी अपने लास्ट आंसर में कि मटेरियलिज्म और मनी को लेके, जो कि मिडिल क्लास इंसान की लाइक होती है सोच, लाइक कमिंग फ्रॉम दैट सेम बैकग्राउंड। तो मनी कितना बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है व्हेन वी स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अपनी, और किस तरीके से अपने आप को या अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए, या वो उस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा प्लीज़ बताइए। इसमें मैं ये बता देता हूँ कि कब क्या क्या जर्नी रही थी 4-5 साल में मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे जो लर्निंग आ जाए वो आप ले लेना, राइट। तो फर्स्ट जो पेचेक आया था, वो पेचेक ऑनलाइन ही दिखते थे कि भाई आज आपने 10 रुपये कमाए, आज आपने 15 रुपये कमाए। तो फर्स्ट अर्निंग 10-15 रुपीज़ में हुआ करती थी एडसेंस के अंदर। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ 2016-17। तो मैं खुश हो जाता था कि यार आज जो कॉलेज में समोसा खा रहे हैं वो अपने पैसे का खा रहे हैं। तो इसमें भी एक फील होती है, क्योंकि पहला पैसा चाहे कितना कम हो, आपको अच्छा लगता है कि पर डे 10 रुपये आया तो समोसा मेरा। फिर मुझे याद है 2017-18 से वो ऐसा एक दिन आया कि पर डे 500 होने लग गया। तो मैंने अपने घर में हॉस्टल के ऊपर चढ़ के मम्मी को घर में कॉल किया, मम्मी आपको पता है आज मैंने 500 रुपये कमाए हैं। तो क्योंकि 500 रुपये में मेरा मैथ्स का ट्यूशन हुआ करता था 1 घंटे का,
तो मैं हमेशा जब 11th-12th में था मैं ये सोचता था सर के 500 रुपये घंटे के तो मतलब कितना सही है। और फिर जब मेरा 500 रुपये आया तो मैं बड़ा खुश हुआ था उससे। वो एक अलग फीलिंग है कि आप अपने कमरे से निकल के हॉस्टल की छत पे जाते हो, कोई यार वहाँ पे नहीं है, और फिर आप अपने मदर को कॉल करते हो। फिर वो कलेक्ट होता होता मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर काफ़ी टाइम हो गया, मुझे अब याद भी नहीं, 8 महीने थे 12 महीने थे, वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा था। तो पहला जो अमाउंट हुआ था वो 7,000, शायद $100 पे आप निकाल सकते थे, पर मैंने कहा 7,000 तो बड़ा कम होता है, मम्मी को क्या फर्स्ट सैलरी दूंगा। तो मैंने वेट किया, तो वो जब 14,000 रुपये हो गए तो मैंने कहा अब 10,000 से ऊपर एक डिजिट और जुड़ गए, अब निकाल लेते हैं। तो मैंने ATM से निकाला, तो मैंने कहा छोटे वाले नोट निकालने जिससे वो दिखे ज़्यादा। तो वो छोटे वाले निकाले, उसके करा, और मैं मम्मी को लेके गया सेलेक्ट सिटी वॉक के अंदर, और उधर रेस्टोरेंट के अंदर मैंने मम्मी को कहा कि मेरी फर्स्ट सैलरी है। तो मम्मी ने पूछा कितने, मैंने कहा 14,000 है। मम्मी ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर मम्मी ने कहा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि उन्हें था कि भाई कॉलेज में लाखों के पैकेज लगते हैं, पर वो इनकरेज भी करना चाह रहे थे। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी मुझे कोई बीकानेर का मिला था आप में से स्टूडेंट में से, तो बीकानेर में मैं एक बार गया था, तो वहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसका मुझे स्टूडियो बनाना था। तो मेरा गोल था उन टीचर्स को ऑनबोर्ड करके कुछ हम जो लाखों का कोर्स है इसको 1,000 रुपये में भी देंगे, बच्चे का 1,000 का पड़ेगा, और स्केलेबिलिटी के हिसाब से इकोनॉमिक्स निकल जाए। वहाँ पे उन टीचर से बात करते करते, देवर फ्रॉम IIT दिल्ली गुड कॉलेजेस, तो उन्होंने कहा 35-40 उनकी उम्र रही होगी। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि यार अमन, अगर लाइफ में मैंने 10 करोड़ कमा लिए ना, फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैंने कहा 10 करोड़ ही क्यों? बोले 10 करोड़ ही कमाता है हर कोई आदमी, आप ये देख लो, आप पूरी लाइफ काम करोगे, जितना काट पीट के बचेगा सेव होगा। मैंने घर बीकानेर में बना लिया है, 10 करोड़ हुए, उसके बाद मैं चीज़ें छोड़ दूंगा। तो मेरे दिमाग में एक नंबर बैठा, शायद 10 करोड़ से एक नंबर वो होता होगा। उसी दौरान मैंने एक और कोई सोशल मीडिया पे व्यक्ति था अंग्रेज, उसने BMW ठीक वही उसके साइड में खड़े होकर वीडियो बनाया, हाउ टू बिकम मिलियनेयर एट द एज 26। तो मैंने पहले तो सर्च किया मिलियनेयर कितना होता है, तो कॉलेज में उस टाइम नहीं पता था, रुपये करोड़ तो पता होता है। तो मिलियनेयर निकल के आया 7 करोड़। अब इंडिया में अब तो 80 के ऊपर चला गया रेट, पर उस टाइम 7 करोड़ था। तो मैंने कहा यार 7 करोड़ कमाने के लिए, ये तो टैक्स के बाद 7 बचेगा, तो कमाना कितना पड़ेगा, मतलब 12-13-10 के ऊपर वाली रेंज हो गई है। तो मैंने कहा 26 में इतना कूल लग रहा है, तो 21 में कितना कूल लगेगा ये। बस एक थॉट आई थी, उसके बाद मैंने तिगड़मबाजी करी कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कि यार अगर मैं शायद अपनी एक बुक पब्लिश कर दूं तो हो जाएगा। उस टाइम मैं शायद कोल्ड वॉर एक चैप्टर था वो पढ़ा रहा था, आर्ट्स का, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं UPSC की भी तैयारी कर रहा था, तो जो पढ़ रहे थे वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं SST पढ़ा दूंगा। फिर मैं सोचा कि यार इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स भी अच्छी होती है, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। इस तरीके से कर करके मैं अलग अलग चीज़ें सोच रहा हूँ, स्टूडियो बनाएंगे, ये करेंगे, सारे तिगड़मबाजी, सबका इन्फ्लेटेड वैल्यू लेके भी वो नंबर 2 करोड़ से भी डाउन जा रहा था। पर एक वहाँ पे आपने एक चीज़ सोच ली। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं कॉलेज से जब ग्रेजुएट हुआ था, तो हम कई सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट्स तो हमसे सारे के सारे फ्री में पढ़ रहे थे, पर एट द सेम टाइम मेरे को कई सारे बिग जो एडटेक्स हैं इन्होंने अप्रोच किया कि आप पढ़ा दो। मैंने कहा वेल एंड गुड, मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिल गया, मेरे सारे स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ गए और कैपिटल अर्न कर लिया। इस कैपिटल से इन्वेस्ट करके हम अपनी कक्षा इस्टेब्लिश करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली अपनी कक्षा चला, फिर हमने बैठ किया कि अब उसको अपना कॉलेज के ऊपर लेके जाएंगे। आप नंबर्स की बात करोगे, फर्स्ट टाइम मेरे को 1 CR का आदमी वेट करता है, 10 लाख का आदमी वेट करता है, आदमी 10 CR का वेट करता है। उसके बाद आपके माइलस्टोन होते हैं 50 CR, 50 CR का आप वेट करते हो। फिर आपका माइलस्टोन होता है अल्ट्रा HNI विच इज़ 240 CR। पर अगर आप यूं पूछे जाओगे कि क्या रोज के हर मजाज आपका मन करता है कि यार इतना CR आया, इतना मज़ा आया, उतना आप नहीं होते उससे टच। अगर सही बात, जैसे हमारा कल 5 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ, हम रात को बैठे थे, किसी बच्चे ने स्टोरी डाली, तो श्रद्धा मैम कह रही थी यार बहुत अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो मैंने कहा, तो हमारी जब भी कोई गोल अचीव होता है ना, तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो मैम भी ऐसे कर देती है। मैंने कहा थम्स अप, मतलब हाफ ऐसे थम्स अप, ऐसे की फनी वे में। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मैंने कहा यार अच्छा आपको लगेगा हमेशा फर्स्ट 1 लाख सब्सक्राइबर में, जब पहला वो तमगा आता है ना, सिल्वर प्ले बटन, तब आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट कल हुए 5 मिलियन थे, और उसके जस्ट बाद मैम ने कहा यार वो सिल्वर प्ले बटन आया था श्रद्धा खापरा के नाम से, तो उसकी अनबॉक्सिंग क्यों नहीं हुई अभी तक। मैंने कहा अभी 5 मिलियन हुआ है, ध्यान 1 लाख के ऊपर है। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो आपकी जो फर्स्ट आती हैं उनसे तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी जो फर्स्ट जॉब सैलरी आएगी वो 14,000, वो 10 रुपये आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा।
फिर आपके दिमाग में एक माइलस्टोन होगा कि यार ये नंबर टच करना है, फिर ये नंबर टच करना है, ये नंबर टच करना है, और वहीं पे काफ़ी होंगे जो कि होंगे कि ओके मेरा हंगर सेटिस्फाइड हो गया, विच इज़ गुड, और कुछ होंगे जो होंगे नहीं मेरा तो नहीं हुआ। क्योंकि है क्या, मार्केट में आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको और उससे बड़ी चीज़, शेयर का सवा शेयर, सवा शेयर का सवा शेयर दिखता जाएगा। तो आपके अंदर, दिमाग के अंदर एक हंगर बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस चीज़ को लेते हुए। और बात रही मॉनेटरी मटेरियलिज्म की, उसको मैं बहुत फ्रूगल रखता हूँ। मतलब मेरे खर्चे मैं इस हिसाब से कम रखता हूँ कि जैसे अगर हमें शादी भी करनी थी तो मैंने कहा मेरे को उस हिसाब से चाहिए कि बस, अगर आपको याद हो हमने एलपीयू के अंदर बच्चे, मैंने कहा बच्चे जानते हैं मेरे को, तो इन बच्चों के बीच में मनाऊंगा, बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। 5000 बाराती आएंगे, ठीक है, बिना खाए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ही वो होंगे। मैं अपने घर में बाराती बुलाऊंगा, वो जज करेंगे पनीर ऐसा था, शाही ऐसा था, फलाना ऐसा था, ये खुश होंगे, वीडियो बनाएंगे, अच्छा रहेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने कहा यहाँ करते हैं। उसके बाद शादी, मैंने कहा कहाँ करना चाहते हो, बोले गाँव में। मैंने कहा गाँव में करेंगे। तो उसमें हमें कभी भी यूँ नहीं सोचते कि यार यहाँ पे 1-2 करोड़ लगा के कुछ बहुत ग्रैंड करके कुछ ऐसा तमगा कर दे, उसका कोई काम नहीं है। किसी ने मुझे कहा अमन आप यहाँ क्यों रहते हो, आप ऐसा करो उधर जाओ, कमेलिया की जेंट्री बहुत अच्छी है, उधर नेटवर्किंग हो जाएगी। मैंने कहा नेटवर्किंग तब होगी अगर आप में दम है। अगर आप में दम है लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे, अगर आपके पास नहीं है आप किसी के ही दरवाजे खटखटाते रहो, कोई बात नहीं है। अगर मैं एसआरसीसी इंडिया में शायद टॉप कॉलेज ही होगा, शायद दूसरा भी नहीं है, पहला ही नंबर है ना? हाँ, क्या एशिया में, कह रहे क्या बात कर रहे हो इंडिया की। तो मतलब मैं मैम अंदर बैठे हुए थे आपके कई सारे प्रोफेसर, तो मैं भी बात बोलने वाला था, बस निकल नहीं पाई वो बात। मैं टाइम देख रहा था कब बोलूं, इतने में चल पड़े। तो मैं कह रहा था कभी एसआरसीसी कॉमर्स ली नहीं, कभी एसआरसीसी पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर ये मौका मिल गया। मतलब अगर मैं यूँ सोचता एसआरसीसी में सेमिनार देना है, क्या तिकड़म लगाऊं, तो कभी नहीं होगी। एसआरसीसी बुला ले, उससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। तो आप नेटवर्किंग के ऊपर कभी ध्यान मत दो, आप अपने काम पे ध्यान दो कि आप अपना उठ जाओ, फिर लोग आपको नेटवर्क कर लेंगे। आप कभी भी कोई बड़ी गाड़ी ना लें। मैं बताता हूँ, मेरे बहुत हाई पैकेजेस गए थे। मैं अपनी सेकंड हैंड स्विफ्ट चलाता हूँ, कॉलेज से 2.5 लाख रुपए में उस टाइम मिली थी। अभी रिसेंटली जब मेरी शादी हुई तब मैंने एक गाड़ी वहाँ पे जाके और ले ली, क्योंकि मेरे पापा की इच्छा थी। मैंने कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लेना जो 15 साल चले। तो हमने टोयोटा वगैरह इन सब की, कुछ पापा की इच्छा थी, मैंने कर ली। तो वहां पे उस तरफ नहीं घुसना है। आपको अगर चश्मा चढ़ाना है तो बड़ा इजी है, आप कोई सी बड़ी से बड़ी गाड़ी 7-8 करोड़ के ऊपर नहीं आ रही इंडिया में, अनटिल अनलेस आप बुगाटी वगैरह में चले जाओ, वो चलेंगी नहीं इंडिया में। तो रोल्स रॉयस भी आपको 7-8 करोड़ में मिल जाएगी। चश्मा ऐसा चढ़ जाएगा, वाह भाई 26 की उम्र में कैसे क्या चीज हुई, पर उसके ऊपर पिवट नहीं करना, वरना रोल्स रॉयस के ऊपर कहां जाओगे। आपने 26 में रोल्स रॉयस दिखाई, फिर बाद में क्या दिखाओगे। और आपका भी माइलस्टोन, तो फ्रूगैलिटी इतनी कम रखो कि मतलब यार दिखावे की जिंदगी कम रखो, सेविंग्स आपकी जबरदस्त बढ़ती जाए, वहां आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, आप कमाओ, आपके पैकेजेस यार सबके जबरदस्त लगेंगे। आपका हाईएस्ट 35 अगर शुरुआत में जा रहा है, एवरेज आपका 10 से 12 जा रहा है। आप वो व्यक्ति हो 2-3 साल कहीं जॉब करो, कहीं से मास्टर्स MBA करके आपका पैकेज इजीली मतलब अच्छे मन में जाएगा। आधे लोग आप में से काफ़ी होंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे। कंसल्टिंग के बाद सभी CTO CEO से बात करके आप पकड़ जाओगे कितनी कहाँ क्या गहराई है, फंडिंग कैसे लेनी है, फिर आप भी अपने उसी रास्ते में पकड़ जाओगे। आप वो व्यक्ति हो जो 10-15 साल बाद शायद आपके जो पैकेजेस होंगे वो 50 लाख करोड़ ऑनवर्ड्स इस तरीके से एटलीस्ट सैलरीज में जा रहे होंगे। बिजनेस कर दो तो आपकी अलग बात है। तो आपका ये होना चाहिए मैं कमा 1 करोड़ रहा हूँ पर मेरे खर्चे 10 लाख के हैं, 90 लाख बच रहे हैं, उनमें से अब टैक्स भी देना है तो बचेंगे तो और कम। इतनी आपकी फ्रूगैलिटी होनी चाहिए। आपको यूँ देखे मेरे खर्चे 12 लाख के हैं और मेरे पास सेविंग्स 2.4 करोड़ की है, तो मेरे पास इतने साल के हैं, आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगा। आप यूँ सोचो मैं जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ जॉब करती है, वाइफ जॉब करती रहेगी, मैं रिस्क ले लूंगा, मैं जॉब करता रहूंगा, वाइफ जॉब रिस्क ले लेंगी। तो इस तरफ आपका हो। मेरा दोस्त एक है, बहुत ब्राइट था, वो DPSVK में हम साथ थे 10th क्लास तक। तो वो बच्चे नहीं होते जो RMO निकाल देते हैं, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह, रामानुजन वगैरह, ये सारे आर्यभट्ट सब जबरदस्त निकाल रखा। तो सबको यूँ होता है यार ये JEE की तैयारी करेगा। उसने कॉमर्स ली, मुझे नहीं पता था, मैं RKP में शिफ्ट हो गया था। फिर अब हम उसे मिले क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड की शादी हो रही थी, तो मैं उससे मिला। तो उसने कहा यार मैं तो BCom करा, शायद मुझे याद नहीं रामजस से किया, कहाँ से किया। मैंने कहा तू कॉमर्स में क्यों गया, तू तो यार हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट था। बोला यार मेरे पापा का बिजनेस है पहले से, तो मैं इंजीनियरिंग करके क्या करूँगा, जॉब ही मिलेगी, तो मेरे को लास्ट में संभालना वही है। तो मतलब लोग इतने अवेयर हैं। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई कि अमन कुछ लोग होंगे जिन्हें 30s बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, वो लोग जैसे ही अपने 30s के अंदर पहुँचेंगे
वो बोलेंगे यार लाइफ हार्ड हो गई है, बच्चों के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, घर कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं इंडिया के अंदर, मार्केट कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि 20s के अंदर ज़्यादा इंजॉयमेंट हो गया था। और कुछ लोग होंगे जो 20s को इतना बिल्ड कर जाएंगे कि उन्हें 30s फील ही नहीं होगा, वो कहेंगे 30s कुछ है ही नहीं, 30s में तो स्ट्रेंथ बढ़ गई, वाइफ और आ गई साथ में, समझ रहे हो। तो ये हमारे ऊपर है, सोशल मीडिया में रहेंगे तो हमें यूँ लगेगा कि यार सब कुछ मिस आउट होता जा रहा है, हर जगह ये चीज़ आती जा रही है, ये चीज़ आती जा रही है, हम पीछे तो नहीं रह गए। रियलिटी है ऑन ग्राउंड रह के आप एफर्ट डालो, आप ऑलरेडी बेस्ट जगह पे हो, आपका रूट मैंने आपको बता ही दिया, प्राइवेट में आपके एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, आईवी लीग से ऊपर कुछ है नहीं, तो आप कोई सा भी रूट पकड़ सकते हो, यूपीएससी से लेकर आईवी लीग तक। टॉप 1% हो, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सब आपके पास है, अगले 20 साल इंडिया के हैं। तो इस टाइम पे अगर आप अपनी यूथ की पीक के ऊपर हो और बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में हो तो आपको रोकने वाला कौन है? आपके को तो लोग चाह रहे हैं कि यार आप हमारे साथ काम करो, बस अब आप ये मत सोच लेना कि सेटिस्फाइड मत हो जाना, एसआरसीसी आ गया बहुत हो गया, आईवी लीग आ गया बहुत हो गया। हंगर इतना होना चाहिए कि जब भी यूं लगे ना कि कम हो रहा है, किसी महंगी हाउसिंग कॉलोनी के अंदर चले जाना, ठीक है, तो आपको वहां के अपने, तो आपको दिखेगा यार ये फ्लैट 100 करोड़ रुपए का है, कौन रह रहा है इसमें, तो आपको दिखेगा। जब भी आपको यूं लगे ना, अपने से 20 साल बड़े आदमियों से बात करो, वो आपको लेवल में ले आएंगे, वो कहेंगे यार अरे इतना और था, इतना और था, इतना और था। तो अपना हंगर नहीं जाने देना। दैट्स वाई लोग कहते हैं अपना एनवायरनमेंट जो फर्स्ट 5 है उनको आप वैसे रख लें। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही एक इंस्पायरिंग नोट पे हम थोड़ा सा Q&A ले लेते हैं, इफ दैट इज ओके। 2-3 क्वेश्चंस हम बच्चों के ले लेते हैं, फिर वील रैप अप द सेशन। गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। सर मैं आपको क्लास 9 से फॉलो कर रही हूँ और मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। और मेरा क्वेश्चन श्रद्धा मैम से है कि मैम आपने अपने करियर में पहले नीट से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, फिर आप जेई में स्विच करें, फिर कोडिंग में स्विच करें, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स जज करेंगे कि आपसे नीट भी नहीं हुआ, जेई भी नहीं हुआ, फिर आप कोडिंग में स्विच कर रहे हो? क्योंकि मैं पर्सनली नीट एग्जाम ही नहीं दिया था 11th में, जैसे आप 4-5 महीने नीट पढ़ के फिर आपने डिसाइड करा कि मेरे को बायो नहीं मैथ्स लेनी है, तो फिर भी आपके ऊपर ऐसा कोई पीयर प्रेशर नहीं था कि मतलब फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? क्योंकि मैंने नीट और दिया जेई था। हो गया था मैम का वो। Okay. हाँ, मतलब जेई में आपके एग्जाम्स होते हैं में, ओके थैंक यू। उसमें बट पीयर प्रेशर पे मैं बता देती हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली होता है। मतलब मैं भी स्कूल में होती थी तो मैं भी सोचती थी कि अगर नहीं हुआ तो यार वापस फेयरवेल होगा या कुछ और रीयूनियन होगा आगे जाके, तो कैसे जाएंगे, दूसरे लोग कर लेंगे, हमारा क्या होगा। पर आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर पीपल एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपके पास उतनी ही तो एनर्जी आपने दूसरों को दे दी तो अपने पे कब लगाओगे। बाकी नीट मैंने नहीं दी। देखो, कंपैरिजन इज द रूट ऑफ ऑल एविल, ये मैम की लाइन है, मैंने चुरा ली। तो इसमें मतलब वही वाली बात है, अब आपके तो इतने हैं, मैं आपके ऊपर क्या लेके जाऊँ, पर एक अपने से दूसरे कॉलेज वाले का ले लो, किसी के मान लो 92% आए, अब बच्चे ने मेहनत करी पर वो उदास है 94 वाले को देख के, वो उदास है 98 वाले को देख के, तो आप कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप चाहे बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी करना चाहते हैं, ये हमने ठीक है, हमने मार्केट की बात कर ली, लोगों क्या इंडिया में थॉट प्रोसेस है उसकी बात कर ली, क्या रास्ते हैं वो बात कर ली, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो मेरे को लगता है श्रद्धा मैम का मेरे से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, वो है फोकस। किसी एक चीज़ के पीछे आप पड़ जाओ, और वो आप सबका भी बहुत स्ट्रांग होगा तभी आपके नंबर आए हैं, किसी एक चीज़ के पीछे आप पड़ जाओ तो मतलब उसके पीछे लगे रहना है, मतलब आपकी सिटिंग पावर कितनी है अपने गोल के प्रति, वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट निकल के आएगा, फोकस। और इसके साथ परसिस्टेंट देखो पैरेलल जाता है, तो अगर आप फोकस हो और परसिस्टेंट हो तो मुझे नहीं लगता आपने इतना दोष लिया, 5 साल इसके साथ माइंडसेट में लगाया, आप पार कर जाओगे। हेलो अमन सर, हेलो श्रद्धा मैम, आई एम अनुष्का, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो माय क्वेश्चन इज कि एज यू सेड कि हमारे पास यूथ है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, एंड यू सेड कि अगर कोई 40 में कोई लाइफ लेसन सीख रहा है और हम सीख लें अभी, तो इट वुड बी लाइक हम 15 ईयर्स उनसे प्लस हैं। सो द थिंग इज कि एट दिस टाइम ऑफ लाइफ
what like me coming here was also unpredictable, me being in college was also unpredictable. तो अगर आपके साथ एक मोमेंट पे बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, आपके साथ 10 पाथ खुले हैं अपॉर्चुनिटी के, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपके पास रिसोर्सेज भी है, तो आपको आपकी लाइफ में कैसे पता था कि यार इस लाइक आई विल इन्वेस्ट इन यूट्यूब, आई विल स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, एंड आपको कैसे पता था कि आप सक्सेसफुल होंगे ही और आप इतना ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? सो हाउ अ स्टूडेंट कैन हैव श्योरिटी कि अगर वो इस पॉइंट पे एक फील्ड में स्टार्ट करे तो कहीं 5 साल बर्बाद ना हो जाए आगे जाके? इसमें यार एक तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। मुझे नहीं लगता अभी उतना ग्लोबल इम्पैक्ट आया है, अभी काफ़ी बचा हुआ है। पर अगर आप वो जो पूछ रहे हो तो कॉलेज में सबकी दिक्कत होती है कि यार मैं क्या करूँ। मैंने आपको जैसे बताया कोल्ड वॉर का लेक्चर चल रहा था क्योंकि यूपीएससी की तैयारी पैरेलल चल रही है। बीटेक कर रहे हैं तो प्लेसमेंट की तो हमें करनी है, साथ में ये तीसरी चीज़ थी। तो मैं खुद कन्फ्यूज था काफ़ी लंबे टाइम तक कि इन तीनों में से कौन सी पकड़नी है। तो मुझे आज भी याद है कॉलेज का 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला था, इंटर्नशिप थी और पहली कंपनी हमारे यहाँ जो आई थी वो गोल्डमैन सैक्स वगैरह आई थी। 80,000 की स्टाइपेंड उस टाइम थी। तो मैंने कहा यार 80,000 कौन दे रहा है। फिर प्लेसमेंट के टाइम पहली कंपनी आई 40 लाख की, माइक्रोसॉफ्ट। मैंने कहा यार 40 लाख तो मेरे को नहीं पता था बेस वगैरह कुछ होता है उस टाइम। मैंने कहा 40 डिवाइडेड बटा 12, इनको 3 लाख से ऊपर कौन दे रहा है। और मैं अपने दोस्तों को जानता था, मैंने कहा इसको कौन दे रहा है 3 लाख से ऊपर। तो वहाँ पे यूँ डर लगने लग गया यार हमने कोई गलत चीज़ तो नहीं कर दी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि प्लेसमेंट के अंदर फॉर्म भी नहीं भरेंगे, क्योंकि भर दिया तो फिर तैयारी करने का मन करेगा। और पूरे 4th ईयर और 3rd ईयर पेट में दर्द रहता था जैसे ही किसी की प्लेसमेंट लगती थी, क्योंकि यूँ लगता था ऐसा मन किया बीच में कि टेक नहीं तो नॉन टेक के अंदर ले लूँ मैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कैट वाला सिलेबस, क्या पता कोई नॉन टेक के लिए। बीच बीच में ऐसी आपकी मन के अंदर वाइब आएंगे। पर होता क्या, आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत में 6 मंथ्स 1 ईयर जितना आपको टाइम लगता है, आप 2-3 चीज़ें पैरेलल करके देख सकते हो। फिर ये देख लो किससे रिजल्ट आ रहा है। और जैसे अगर आप अपना पर्सनल भी देखना होता है, आप ऐसा सिरसी से हो, आपको पता है प्लेसमेंट यार लगी जाएगी 10-12 लाख की, तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी है। अगर आपको लगता है, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, बाय द टाइम मैंने अपने आप को एक डेडलाइन दी थी 4th ईयर के अंदर कि 4th ईयर और उसके अगले साल में मेरे को ये नंबर X अचीव करना है। तो मैंने पेरेंट्स को भी कन्विंस करा था। तो मेरे घर में सारे गवर्नमेंट एग्जाम है, तो पापा ने कहा था बेटा प्राइवेट जॉब में जाके क्या करोगे। उन्हीं का इंटरेस्ट नहीं था, तो वहां तो मैं बच गया। उनका था कि यूपीएससी के अंदर चले जाए, तो यूपीएससी उनकी मेन नब्ज थी जो दबानी थी। तो उसके लिए मैंने कहा था पापा यूपीएससी की एज तो 28-30 तक है, बाद में कर लेंगे, 2 साल आप मेरे को दे दो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यूपीएससी में लग जाएंगे। तो ऑलवेज पुट अ डेडलाइन। तो डेडलाइन मेरी थी कॉलेज का 4th ईयर, वो उसमें अगर वो चीज़ वर्क नहीं करती तो हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो जाते। तो अकॉर्डिंगली आप देखो आप कॉलेज के कौन सी ईयर में हो, प्लेसमेंट कितना दूर है। अगर ऐसा है कि पहली चीज़ प्लेसमेंट आ रही है तो उससे घबराना नहीं है, पहले उसी को ग्रैब कर लो, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। मतलब अगर मैम चाहती तो माइक्रोसॉफ्ट से पहले भी चीज़ वो कर सकती थी, पर जॉब में आने का मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस डाउन आ गया, इनफैक्ट कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैंने मैम को भी ये कहा था यार अभी तुम्हारा अगर चाहे 43 लाख का पैकेज है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है कि 2 साल आपने ट्राई किया, चीज़ नहीं बनी, कोई बात नहीं, दोबारा नया पैकेज ले लेना। 43 नहीं मिलेगा, 20-25 मिल जाएगा, कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा। तो उतनी फिर आप अपने लेवल पे एक बेट ले सकते हो कि अभी मैं एक बार प्लेसमेंट ले लूँ, फिर इस चीज़ में घुस जाऊंगी, या मेरे पास अभी कॉलेज का 1st ईयर है तो 3 साल है, मैं 1-1.5 साल दोनों को डमाल के देख लेती हूँ कौन सा मेरे लिए क्या वर्क करता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने लिए कॉल ले सकते हैं। पर एट द एंड एक नाव पे आप चलने की कोशिश करना, 2 खरगोश कभी एक साथ नहीं पकड़े जाते, तो आप एक खरगोश के पीछे पड़ जाना। आई कांट बिलीव कि मैं आप सामने से देख रहा हूँ आप दोनों को। और आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बीटेक, और मेरा टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं मतलब मैं कंफ्यूज रहता हूँ, जैसे कि मैं पाइथन पढ़ता हूँ और मुझे सी मतलब इंटरेस्ट, जैसे सारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि सब सारी लैंग्वेज तुम देखो, लेकिन तुम्हें जो इंटरेस्ट हो उस पर तुम फोकस करो और उस लैंग्वेज को आगे कंसिडर। बट मैं पाइथन पढ़ता हूँ तो मुझे वो लगता है कि मैं पूरा वो सीख लूँ, फिर मैं सी पे आता हूँ तो लगता है कि अब सी भी पढ़नी है, फिर मैं जावा करता हूँ तो फिर लगता है कि मैं मतलब सारी confused हूँ। लैंग्वेजेस पूरी नहीं पढ़नी होती ना, वो लैंग्वेज पढ़नी होती है जिसमें इंटरेस्ट हो। ओके पहले देखो करना क्या है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, डेटा साइंस में जाना है तो पाइथन पढ़नी पड़ेगी। आप C++ में नहीं कर सकते। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो उसमें या तो C++ या जावा पढ़नी पड़ेगी। आपको ऐप्स बनानी है तो जावा, कॉटलिन, ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले आप देखो मुझे ऐप बनानी है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे डेटा साइंस में जाना है, मुझे मशीन लर्निंग करनी है, मुझे करना क्या है, उसके हिसाब से आपकी लैंग्वेज डिसाइड होगी। लैंग्वेज से ऐसा नहीं है सारी लैंग्वेजेस में हम वेबसाइट बना सकते हैं पर लोग बनाते नहीं हैं। तो पहले अपना गोल देखो, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हेलो सर, मैं एक्चुअली IIT दिल्ली से हूँ और मैं आपको 11th स्टैंडर्ड से फॉलो कर रहा था।
तो लाइक आपने 11th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो आपने डाला था अबाउट टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस एंड आपने एक आई दिल्ली का अलग से डाला था. तो आई रियली गॉट मोटिवेटेड बाय दैट एंड आज मैंने जेई एडवांस क्लियर किया और मैं अपने आई दिल्ली में पढ़ रहा हूँ आज जस्ट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन. एंड अभी मैं आपके इस इवेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरे को ये पूछना था कि एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा हूँ कैंपस का सारे एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ विच यू टोल्ड इन द वीडियो ऑब्वियसली एंड उसके साथ साथ मेरा अब मन ये है कि मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करूँ विद दैट. तो अगर वो प्रिपरेशन करना है तो कॉलेज लाइफ को साथ में एंजॉय कैसे करूँ? या तो मैं एक साल लेट उसके लिए बैठूँ या फिर मैं एग्जैक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन. तो आप अभी कॉलेज कौन सी ईयर में हो? सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में हो ना? यस. देखो यार, मतलब यूपीएससी जो है यार, वैसे तो अगर आईआईटी का टैग है ना तो प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत कुछ ज़बरदस्त कर सकते हो. मतलब आपके काफ़ी सारे द्वार खुलते हैं. तो एक तो वो बड़ा ऑप्शन है, उसको एक बार एक चीज़ मिल जाती है ना तो उसकी यूँ लगता है ये तो ऐसे ही है, क्योंकि आपके चारों तरफ आईआईटीएंस हैं कैंपस के अंदर. तो आगे ये भी पर वो कैंपस के बाहर कोई आईआईटीएन नहीं है. तो वो एक टैग का बेनिफिट है जिसको आप लेवरेज कर सकते हो. इसीलिए तो सब लोग उस टैग के पीछे भागते हैं. दूसरी, अगर आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीरियस हो तो 3rd 4th ईयर मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. तो ये टोटली आपके ऊपर है. यूपीएससी का मन बनाया है, आप कर लो 6 महीने एंजॉय, आपको और करना है तो. पर वही है कि यार कॉलेज खत्म होने के बाद, जैसे मेरे बैचमेट्स हैं, वन ऑफ माई बैचमेट इज नाउ रैंक 1 इन बीपीएससी, बिहार का जो होता है. अब उसको 4 साल और लगे और वो हमारे कॉलेज का स्मार्टेस्ट था. तो उस चीज़ को देखते हुए आपको ये भी देखना है कि यार कॉलेज तक का तो टाइम है, पर कॉलेज के बाद मेरे सारे बैचमेट्स की जॉब लग चुकी होगी या आईआईटीएंस हैं सारे जॉब लेके बैठेंगे. तो फिर उस टाइम मुझे बुरा कितना लग सकता है, क्योंकि उधर 1 साल 2 साल में और लगा रहा हूँ. तो पेरेंट्स कितने ओके हैं, आप कितने ओके हो सबसे ज़्यादा. तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आप अपने लिए कॉल ले लो, राइट. और जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है. करंट अफेयर्स आप मतलब लास्ट ईयर के लिए छोड़ सकते हो क्योंकि वो शायद साल भर का ही पूछते हैं. बाकी आप अपना जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पहले आप कर सकते हैं. और जितने भी यार यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अलविदा करना चाहता हूँ. और जैसा इस बच्चे ने कहा, आप सारे यार उस ऊपर के 0.1% में हो. 12th में मैं कहता था एक पूरे मासेस को कि भाई तुम फोड़ोगे. आप वो लोग हो जो ऑलरेडी फोड़ चुके हो. बस अपनी हंगर मत जाने देना कि हम फोड़ चुके हैं. बस यूँ सोचना अब मेरे पास एक पावरफुल टैग आ गया है, अब इसके साथ मैं जो एनर्जी डालूंगा तो मैं कितने स्केल पर जा सकता हूँ, राइट. तो इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर एंड